गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, एक चार्ज को मान लीजिए हम कह देते हैं Q1, एक दूसरे चार्ज को कह देते हैं Q2, और ऑब्वियस है कि यहां पर 1 पर 2 फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1/2, या इसी को हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 2/1। और ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और जब सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। और ऑब्वियस है कि जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन विल बी 0, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और इनिशियली ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में है, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट में इनिशियली है, तो अगर हम इस दोनों चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ दें तो ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स मोशन करेगा, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या घटेगा। दोनों ही स्थिति में जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है दैट रिमेन कांस्टेंट, चाहे चार्ज पार्टिकल्स जहां पर भी चला जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा एक और बात है कि अगर हम कहते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक दूसरा बात भी बोल सकते हैं, और वो क्या बोल सकते हैं? द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कि एज द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, the momentum will remain conserved. The momentum will remain conserved. That is, initial momentum is equal to final momentum. अब आप देखिए कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स इस ढंग से है, इसको हम रिलीज कर दिए और मान लेते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स है। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर है और इनिशियल सेपरेशन कुछ भी मान लीजिए d है, तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करेगा, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, और किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर आ गया, इसके वेलोसिटी को v2 और मास इसका m2 है, इसके मास को हम m1 कह देते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स यहां पर आ गया एंड द वेलोसिटी इज v1, और अब इस सेपरेशन को मान लीजिए हम कह देते हैं 2d। सेपरेशन चाहे जो भी हो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो भी वेलोसिटी हो, लेकिन मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियली ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0,
लेकिन फाइनल मोमेंटम के केस में आप देखिए कि एक चार्ज पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा चार्ज पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेचुरल है कि फाइनल मोमेंटम कंसीडर करने में राइट डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव माने तो इसको लिख सकते हैं m2v2 माइनस m1v1, और यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ऐसे स्थिति में m1v1 इज इक्वल टू m2v2। एक और बात है, और वो बात ये है कि external force acting on the system of two charge particles is zero and work done by the external force क्या होता है? What is the work done by the external force? हाँ बोलिए, जीरो। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां जीरो है, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट? हाँ, वर्क डन से रिलेटेड तीन बात अपने को ध्यान रखना है। वर्क डन से रिलेटेड तीन बात को अपने को ध्यान रखना है। पहला बात तो ये कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये वॉल नहीं है, ये क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर एक्ट होने वाले हर एक फोर्सेस के कारण, चाहे जिस किसी भी टाइप का फोर्स हो, सारे फोर्सेस के कारण जो टोटल वर्क डन होता है, दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक तो ये है, एक दूसरा और है वर्क डन से रिलेटेड, और वो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? ये लास्ट ईयर पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर लिख देते हैं, C मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और एक बात और पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अगर हम कहते हैं कि किसी सिस्टम पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो का मतलब हुआ जितना इनिशियल टोटल एनर्जी है उतना ही फाइनल टोटल एनर्जी होगा। इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, और इसी को तो हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल सिर्फ वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हम सिर्फ वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो।
जिस किसी भी सिस्टम पर, जिस किसी भी अरेंजमेंट पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, वहीं पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप देखिए कि इस अरेंजमेंट में जब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम तो कंजर्व है ही, साथ साथ में जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। और जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऐसे स्थिति में हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी बात को लिख सकते हैं कि एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसलिए इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और फाइनल एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है और क्या होगा, इसका बात तो हम लोग आगे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखना चाहते हैं, और वो ये कि अगर किसी सिस्टम पर, अगर किसी अरेंजमेंट पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, then the energy of the system will remain conserved। मतलब कि हर उस अरेंजमेंट पर, हर उस सिस्टम पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं जहां पर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया। अब इसी में एक बात और करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
इसमें है क्या कि अगर हम इसी में एक बात और करें कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके रेडियस को हम आर कह देते हैं और इसके सेंटर को ओ कह देते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है दैट इज चार्ज्ड, और जो टोटल चार्ज है इसके टोटल चार्ज को कह देते हैं क्यू। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है और जिस पर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसके सेंटर से जाने वाला एक लाइन है, और मान लीजिए कि यहां पर से इस डिस्टेंस को आप कह दीजिए डी, यहां पर से एक एम मास का चार्ज पार्टिकल को अगर हम वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है जिसका सेंटर ओ है, और यहां पर से एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है और चार्ज q है, v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। तो नेचुरल है कि ऐसे स्थिति में जैसे ही ये नजदीक आएगा तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये भी चलने लगेगा। लेकिन हम करते क्या है कि यहां पर इस सरफेस को फिक्स्ड कर देते हैं। ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसको सेंटर पर फिक्स कर देते हैं जिससे कि ये बॉडी मूव ना करे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि ये चार्ज पार्टिकल इस ढंग से मोशन तो करेगा, लेकिन चूंकि ये यहां पर फिक्स्ड है तो ये मोशन नहीं करेगा। और ऐसे स्थिति में अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के मोशन के विषय में बात करें तो ये चार्ज पार्टिकल इस ढंग से मूव करते हुए आप कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस को ग्रेज करते हुए, इस स्फेरिकल सरफेस को ग्रेज करते हुए यहां से भी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन में कहता है कि what will be the velocity of this charge particle when the separation between the charge particle and this spherical body is minimum। उस समय पर हमको इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है जिस मोमेंट पर इस चार्ज पार्टिकल और इस स्फेरिकल बॉडी के बीच का सेपरेशन मिनिमम है। तो ये तो तभी होगा जब ये यहां पर होगा, तभी तो ये मिनिमम सेपरेशन होगा, एंड दिस मिनिमम सेपरेशन इज आर। इसमें ध्यान देने वाली बात एक चीज ये है कि ये चार्ज पार्टिकल मोशन किया, लेकिन ये तो स्फेरिकल बॉडी फिक्स्ड है, और इसको फिक्स रखने के लिए यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एट द सेंटर, तभी तो ये यहां पर फिक्स्ड है। और चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए एक बात तो क्लियर हो गया कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात तो यहां पर क्लियर हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा बात, एक चीज और क्लियर हो रहा है, और वो ये कि चूंकि ये फिक्स्ड है, यहां पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इस फोर्स के कारण इस बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स है। तो फोर्स तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज जीरो, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज जीरो, तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो।
और चूंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसमें ये बात तो बोल ही सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहां पर है, चार्ज पार्टिकल यहां से चल के यहां पर आ गया, तो ये इस ढंग से इस पर दोनों ही बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। जब चार्ज पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो इस ढंग से फोर्स लगाएगा। लेकिन जो भी ये चार्ज पार्टिकल और स्फेरिकल बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। और चूंकि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, इसलिए इस O के अबाउट टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। क्योंकि O के अबाउट अगर एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क बोलिएगा तो वो 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल और इस स्फेरिकल बॉडी के बीच, वो भी इसी जगह से पास हो रहा है, यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज इज 0। और चूंकि टोटल टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। लेकिन ये कंजर्व किसके अबाउट होगा? अबाउट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। और इसी बात को हम यहां पर लिखते हैं, इसी बात को लिखते हैं कि एज द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on the system about the center of a spherical body is 0. Hence, initial angular momentum is equal to final angular momentum. Angular momentum of the system of two charge bodies will remain conserved। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट अप्लाई होगा?